सीबीआई 65 से 70% केसेस में कन्विक्शन होता है। यानी कि अगर सीबीआई ने किसी पे आरोप लगाया है तो मान के चलिए गया गया बंदा भाई। लेकिन सीबीआई सबसे ज्यादा निष्पक्ष बताया जाता है और यही कारण है कि 65 से 70% कन्विक्शन है, जो कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे भाई। सीबीआई में ये सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट होती है, ठीक है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ये भारत की एक एपेक्स एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आती है। इसके नाम में ही इन्वेस्टिगेशन है। इसके नाम में ही क्या है? इन्वेस्टिगेशन है। इनका जो इन्होंने टैगलाइन ले रखी है तो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी, इन्होंने ये टैगलाइन ले रखी है भाई। सीबीआई आप ये मान सकते हैं कि सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो डायरेक्ट पीएमओ के अंडर आता है। पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ के अंडर आता है आपका सीबीआई, ठीक है। सीधे सीधे तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, वहीं उसी में आता है पेंशन वाली मिनिस्ट्री वगैरह में ही सीबीआई आपका कंप्लीट। सीबीआई किस एक्ट के तहत बनाया गया था? सो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था 1946 में। उसके तहत सीबीआई को सारी पावर्स मिलती हैं। सीबीआई के पास में जो जो पावर्स हैं, जो जो चीजें हैं, वो उसी एक्ट के तहत मिली हुई हैं। तो इसको बोला जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये आया था आपका, है ना, उससे पावर्स मिलती हैं। अगर हम बात करें तो ये देखो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत, ये आप पाओगे कि दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली में ही इसके बहुत ज्यादा ऑफिसेज आप कह सकते हैं, ज्यादातर हेडक्वार्टर में ही आपकी पोस्टिंग रहती है। बताऊंगा पोस्टिंग के बारे में भी कहां कहां जाती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी, ये इनका पूरा का पूरा लोगो बना हुआ है, ठीक है, जिसमें बीच में अशोक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे आज इसके बारे में क्या क्या हम जानने वाले हैं, ये आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो सीबीआई देखो, सबसे पहले सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। जैसे आप देखते हो कि एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। लेकिन सीबीआई की पोस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर की है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में 4600 ग्रेड पे है। जैसे जब आप बाकी जगह सब इंस्पेक्टर्स देखोगे, चाहे दिल्ली पुलिस देख लो, चाहे आप सीआईएसएफ देख लो, चाहे आप सीआरपीएफ देख लो, आईटीबीपी देख लो, जितनी भी पैरामिलिट्री हैं, उन सब में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो होती है वो 4200 ग्रेड पे होती है। यानी कि 35,400 वहां पे आपका बेसिक पे होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी कितने की है? आप पाओगे 4600 ग्रेड पे होता है सीबीआई का। तो ये एक स्पेशल बात है, सब इंस्पेक्टर होते हुए भी इनका कितना है? 4600 ग्रेड पे है सीबीआई में। और इसकी सैलरी वगैरह क्या होती है ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा इनकी वैकेंसीज वगैरह कितनी आती है, कट ऑफ कितनी जाती है, ये जानेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है ये भी कंप्लीट जानेंगे। यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है, वो जानेंगे। जॉब हाइलाइट्स जानेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। इसके ऑफिसेस कहां कहां पे हैं, ट्रांसफर्स कैसे कैसे होते हैं, वर्क प्रोफाइल कैसा, ये सब जानेंगे। क्या क्या पावर्स हैं? इन्वेस्टिगेशन की पावर है, इंटेरोगेशन की पावर है, अरेस्ट करने की पावर है। क्या क्या पावर्स हैं, किससे परमिशन लेनी होती है, क्या ये सीजीएल की सबसे पावरफुल जॉब मान लें इसको? क्या एसएससी सीजीएल की सबसे ज्यादा पावरफुल जॉब कह सकते हैं? क्या सबसे ज्यादा पेमेंट इसी में मिलता है? हमें सब बातों पे बात करेंगे। पक्ष क्या क्या मिलते हैं, और लास्ट में आपका फेवरेट सेक्शन एफएक्यूज, ठीक है। देखते हैं एक बार। सबसे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर, नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है आपकी, ग्रुप बी की पोस्ट होती है। पे स्केल 4600 ग्रेड पे, ये इंपॉर्टेंट बात है, सब इंस्पेक्टर है फिर भी। 44,900 आपकी क्या बनती है? इसकी बेसिक पे बनती है। अब आप देखोगे ग्रॉस सैलरी जब हम निकालने जाते हैं तो बेसिक पे जोड़ते हैं, इसके अंदर हम क्या बोलते हैं? डियरनेस अलाउंस, डीए, जो कि 50% है अभी, और अब बढ़ भी जाएगा थोड़े दिन में, है ना। इसके अलावा एचआरए आपका हो गया, होम रेंट अलाउंस। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका होता है। इसके अलावा एक स्पेशल इंसेंटिव मिलता है, या फिर आप स्पेशल रिस्क अलाउंस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे ईडी में मैंने बताया था, यहां पे भी आपका मिलता है स्पेशल इंसेंटिव, 20% होता है बेसिक पे का, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अदर्स भी आपकी चीजें होती हैं। तो स्टार्टिंग में ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनती है वो 95,000 प्लस बनती है। यानी कि बाकी की जो जॉब्स हैं वहां से लगभग 10,000 का फर्क यहां पे आ जाता है। तो ईडी में और सीबीआई में, इन दोनों में ये खास बात है कि इनमें बेसिकली 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। इसके अलावा भी सीबीआई में आपको बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सीबीआई में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। ज्यादातर जो पुलिस फोर्स है और जो आर्मी वगैरह है, वहां पे आपको बेसिकली 13 महीने की सैलरी मिलती है। जैसे कि दिल्ली पुलिस में भी हमें 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो 13 महीने की सैलरी यहां पे भी मिलती है। हालांकि उसमें अलाउंसेस वगैरह कम मिलते हैं, जनरली बेसिक पे आपका मिलता है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो 13 महीने की सैलरी है, और सैलरी में भी 20% आपका एक्स्ट्रा है, जो कि एक स्पेशल इंसेंटिव दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी की सारी चीजें।
इसके अलावा भाई वैकेंसीज कितनी आती हैं? 2024 की अभी टेंटेटिव नहीं आई है, लेकिन आएंगी वैकेंसी, ये पक्का है। ठीक है, अभी इस पर क्वेश्चन मार्क है, कितनी आएंगी अभी पक्का कंफर्म नहीं है। कट ऑफ आपकी अगर देखें 2023 में तो 315 गई थी और वैकेंसीज 117 थी। कट ऑफ 2022 में देखें नॉर्मलाइज्ड तो वो 321 थी और वैकेंसीज सिर्फ 7 थी। तो इसकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, 50 और 100 के बीच में, जहां तक है 2024 में भी आपकी रहने वाली है। हो सकता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ जाए तो 100-150 तक पहुंच जाए, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रोसेस क्या रहता है सिलेक्शन का? देखो, एक तो आप यूपीएससी के थ्रू जा सकते हो। यूपीएससी से जो लोग आईपीएस बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, तो पुलिस में आप देखोगे दिल्ली पुलिस में भी जाते हैं। उसके अलावा पैरामिलिट्रीज में भी आईपीएस की पोस्टिंग होती है। इसके अलावा सीबीआई में भी आईपीएस आते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के थ्रू आईपीएस बन के भी आप इसमें जा सकते हैं। वो सीएससी का, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, वहां से आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो? एसएससी सीजीएल से सब इंस्पेक्टर बन के जा सकते हो। सीजीएल का पेपर अभी फॉर्म निकले हुए हैं आपके, साल में एक बार पेपर होता ही होता है। पेपर जब फॉर्म आप भर देते हैं तो लगभग उसके 3 से 4 महीने बाद पेपर होता है, 3 महीने मान सकते हैं। 3 महीने बाद जो पेपर होता है उसमें आपके 2 चरण मुख्य होते हैं। एक होता है टीयर 1, जिसमें आपका प्रीलिम्स जिसको हम बोल देते हैं, और इसमें 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 1 घंटे का समय होता है। जो 100 क्वेश्चन है उनमें से 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीएस के होते हैं। हर क्वेश्चन को सही करने पे 2 नंबर मिलते हैं, गलत करने पे आधा नंबर काट लिया जाता है। ये पेपर क्वालिफाइंग है, यानी कि जब सिलेक्शन फाइनल होगा तो इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, जस्ट आपको प्री क्वालिफाई करना है। लेकिन प्री की जैसे यूपीएससी में भी कट ऑफ लगा करती है, यहां भी कट ऑफ लगती है, और कट ऑफ आपकी 140, 145, 150 कहीं भी जा सकती है। डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कितना है और कितना कॉम्पिटिशन है, कितनी वैकेंसीज है। टीयर 2 जो आपका होता है वो 390 नंबर का होता है, जिसमें से 90 और 90 180 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग मिला के हो जाता है। अकेला इंग्लिश 145 नंबर का है, सॉरी 135 नंबर का है, जिसमें 45 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो मैथ्स जहां 90 नंबर का है, रीजनिंग जहां 90 नंबर की है, इंग्लिश 135 नंबर की है मेंस में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, इंग्लिश पढ़नी है आप सभी लोगों को। इसमें भी आप पाओगे कि 390 पे आपकी मेरिट जो लगेगी उसमें 75 नंबर जीएस के भी हैं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला के 1 घंटा है सॉल्व करने के लिए, जीएस और इंग्लिश के लिए 1 घंटा है। उसके अलावा 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं, यानी कि 60 नंबर। एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 काट लिया जाता है। उसके अलावा टाइपिंग आपकी मैंडेटरी है, 28 की स्पीड चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा होता है, इंटरव्यू जैसा कोई प्रोसेस इसमें नहीं है। इसके अलावा और क्या चीजें, तो पेपर का ये पैटर्न आपका रहता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस 25 25 25 50 50 50, और ये आपका टाइम रहता है। ठीक है, इसके अलावा मेंस का ये पैटर्न है, मैथ्स और इंग्लिश ये पहले पार्ट में होता है, इंग्लिश सॉरी मैथ्स और रीजनिंग दूसरे में, इंग्लिश और जीएस होता है, और आपका कंप्यूटर अलग रहा। ठीक है, अगर बात करें इसका फिजिकल कैसा होता है, खास बात है ध्यान देने वाली, सीबीआई में फिजिकल भी होता है, जो कि अगेन सिलेक्शन के बाद होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी हाइट 165 से कम है तो आपको सीबीआई गलती से भी नहीं भरना चाहिए। क्यों? एसएससी सीजीएल जब आप फॉर्म भरा है तो वहां पे हाइट वगैरह नहीं मांगते हैं, तो वो आपकी प्रेफरेंस देख के आपको सीबीआई दे देंगे। लेकिन सीबीआई जब डिपार्टमेंट में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तो वहां पे आपका फिजिकल भी होगा, और अगर आपका फिजिकल होगा और अगर आप 165 हाइट नहीं रखते हैं तो आपको वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और फिर आपको एसएससी सीजीएल उस साल कोई जॉब नहीं मिलेगी, अगले साल का पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा। यानी कि अच्छा खासा एग्जाम क्लियर करके भी रह सकते हो अगर आपने ये गलती कर दी। तो 165 से कम हाइट है तो आपको बिल्कुल भी सीबीआई नहीं भरना है। इवन मैं तो ये कहूंगा अगर थोड़ा बहुत डाउट में भी हो ना तो भी मत भरना भाई, 166-67 अच्छे से हो तो भर देना आराम से, है ना। बाकी चेस्ट आपकी 76 सेंटीमीटर चाहिए होती है, जो कि एक्सपेंडेड है, 5 सेंटीमीटर का आपका इसमें एक्सपेंशन चाहिए होता है। ठीक है, यानी 71-76 आपका टोटल चाहिए होता है। इसके अलावा हाइट आपकी रिलैक्सेबल होती है, किसके लिए? 5 सेंटीमीटर से, जैसे जो घरवाली हैं, आसामीज हैं, गोरखा हैं, और जो एसटी के लोग हैं उनके लिए, उनको हाइट में भी छूट मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई अगर हम बात करते हैं फिजिकल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इनको हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए और इनको 48 किलोग्राम वजन भी चाहिए। इतने भी हल्के ना हो कि हवा में ही उड़ जाए, है ना, इसीलिए ये वजन रख रखा है। हाइट रिलैक्सेशन इनमें 2.5 सेंटीमीटर का होता है, जो कि बेसिकली, एंड वेट रिलैक्सेशन 2 किलो होता है। किसके लिए? वही गोरखा, घरवाली, असम, असमीज, मेंबर्स ऑफ एसटी। ठीक है, उनके लिए। अगर हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल कैसी है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात आप कह सकते हैं हाईएस्ट पेइंग जॉब कह सकते हैं सीजीएल में। आप कह सकते हैं ईडी और सीबीआई इंडिया में रहते हुए सबसे ज्यादा सैलरी ऑफिशियली इन्हीं की है। बाकी यूटीएम की बात है तो यूटीएम तो भाई पता नहीं लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कमा रहे हैं, अंडर टेबल मनी जो होती है।
वो तो लोगों के ऊपर है, पता नहीं, मैं उस सब चीजों पर कमेंट नहीं करूंगा। बाकी ऑफिशियली सैलरी सबसे ज्यादा आपकी किसमें है, सीबीआई में और ईडी में, क्योंकि इनमें 20% स्पेशल इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जॉब्स बोला जाता है इसको एसएससी सीजीएल के थ्रू। ऐसा क्यों बोला जाता है? इसके पास में बहुत पावर्स हैं। सबसे पहले इनके पास में पावर ऑफ अरेस्ट है, ये व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पावर ऑफ इंटेरोगेशन है। इंटेरोगेशन का मतलब समझते हैं? इंटेरोगेशन का मतलब होता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, किसी व्यक्ति को पकड़ा है तो सामने से इंटेरोगेट कर सकते हैं, इंटेरोगेट कर सकते हैं, यानी कि पूछताछ उससे करना। मारपीट करने की नहीं कह रहा हूं, पूछताछ करने की कह रहा हूं। इंटेरोगेशन मूवीज वाला और रियल वाले में फर्क हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंटेरोगेशन हो गया, सर्च एंड सीजर की पावर होती है, कहीं पे जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह सीज कर सकते हैं। तो अरेस्ट की पावर हो गई, इंटेरोगेशन की पावर हो गई, सर्च एंड सीजर की इनको पावर मिली होती है। इसके अलावा आप पाओगे, जैसे आपको कई बार लगता होगा कि सर सीबीआई जो केस लड़ ले रही है वो क्या किसी को भी आके सीबीआई ने केस ले लिया? जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं, क्या आपका अचानक से आएगी सीबीआई केस ले लेगी? आप पे कुछ नहीं चल रहा है, सीबीआई बैकग्राउंड में कुछ जांच कर रहा है? ऐसा नहीं होता है। पहली बात, अगर कोई केस यूनियन टेरिटरी के अंदर है, यूनियन टेरिटरी यानी कि जो आपके जैसे दिल्ली हो गया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है अभी तो, इसके अलावा आपका अंडमान निकोबार हो गया, यूनियन टेरिटरी जो आपकी बनी हुई है, स्टेट होते हैं और यूनियन टेरिटरी होते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सीबीआई सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी की परमिशन के, अपने आप। जैसे पुलिस जाके सीधे किसी, पुलिस ने देखा कोई क्राइम हो रहा है, पुलिस जाके सीधा उस आदमी को बेसिकली उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, कुछ भी कर सकती है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का अगर सीबीआई को लगता है कि यार यहां पे कुछ गलत हो रहा है, ये व्यक्ति कुछ बड़ा क्राइम कर रहा है, तभी सीबीआई वहां पे अपने आप में केस रजिस्टर कर सकती है। स्टेट जितनी भी हैं आपकी, जितने भी राज्य हैं, वहां पे सीबीआई सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। अब स्टेट में सीबीआई कैसे जाएगा? स्टेट में मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिकमेंड करेगा सीबीआई को कि जाओ आप वहां पे जांच करो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तभी रिकमेंड कर सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेंट हो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से हाँ बुलवा रखी हो तो ही सीबीआई वहां पे जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो अगर कोई ऐसा क्राइम है और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपने अभी रिसेंट में देखा होगा, पिछले 2-3 साल पहले की बात है, वेस्ट बंगाल का बड़ा मतलब क्लासिक सा केस हुआ था, जहां पे सीबीआई के लोग गए थे और वेस्ट बंगाल वालों ने उनको ही धर लिया था कि तुम कैसे आ गए यहाँ पे, तुम्हारा तो यहाँ पे अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। तो वेस्ट बंगाल में सीबीआई नहीं जा पाई थी, क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना कॉन्सेंट वापस ले लिया था कि इस केस के लिए हम सीबीआई को नहीं चाहते। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं चाहते, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जीरो हो जाती है, वो वहां पे सीबीआई नहीं भेज सकते। तो क्या फिर सीबीआई जा ही नहीं सकता है? जा सकता है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई को ऑर्डर करे कि आप जाके इस केस की जांच करो, तो फिर चाहे वो किसी भी राज्य में केस हो, किसी भी सरकार के अधीन केस हो, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ चलेगी और ना ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ चलेगी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो भैया फिर तो जांच होगी। सीबीआई किन केसेस की जांच करता है? मेरे भाई सीबीआई के पास में बहुत पावर्स हैं। जैसे हमने ईडी में बात करी थी, ईडी में और सीबीआई में एक बेसिक सा डिफरेंस आपको समझना हो तो ईडी बेसिकली किससे संबंधित था? रेवेन्यू से, वहां पे आईआरएस अधिकारी होते हैं। और सीबीआई किससे संबंधित है? पुलिस प्रशासन से, क्योंकि यहाँ पे आईपीएस अधिकारी होते हैं। और इसको जो पावर्स भी मिली हुई है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है, किसके तहत हुई है? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो ये पुलिस से रिलेटेड है, और क्योंकि ये पुलिस से रिलेटेड है तो इसके अंदर जो क्राइम्स की कैटेगरी है वो ज्यादा कवर होती है। ईडी सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम्स देखता था बड़े लेवल के, लेकिन सीबीआई हर लेवल के बड़े क्राइम देखता है, चाहे फाइनेंशियल क्राइम्स हो। जैसे आपके साथ में कोई चीटिंग कर देता है तो आप पुलिस के पास जाते हैं, यानी कि चीटिंग का केस है तो भी सीबीआई उस तरीके के बड़े केसेस को संभाल सकता है, बड़ी चीटिंग अगर हुई है। अगर मर्डर का केस है तो सीबीआई संभाल सकता है, कोई रेप का केस रहा है तो सीबीआई संभाल सकता है। कैसा भी क्रिमिनल केस हो, कैसा भी फाइनेंशियल केस हो, यानी सिविल केस हो, किसी भी प्रकार का केस हो, कोई करप्शन का केस हो, कोई नेता ने पैसे खा लिए, किसी कोई पुलिस वाला ही पैसे खा के बैठा है, उसकी भी सीबीआई की इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आईपीएस पैसे खा गया, उसकी भी हो सकती है। किसी आईएएस ने करप्शन कर दिया, उसकी भी सीबीआई जांच करती है। सीबीआई का मतलब है कि वो किसी भी प्रकार की जांच कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके पेपर लीक हो जाता है तो आप क्या डिमांड करते हो? क्या आप कभी आपने जाके कहा है कि ईडी से जांच कराओ, ईडी से जांच कराओ? नहीं ना, क्योंकि ईडी फाइनेंशियल क्राइम्स को देखता है, लेकिन सीबीआई से जांच की मांग होती है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्राइम कौन देखता है? सीबीआई देखता है। ठीक बात है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सीबीआई फाइनेंशियल क्राइम्स में भी चीटिंग वीटिंग के केस देखता है, ईडी चीटिंग के केस नहीं देखता है, क्योंकि ईडी हवाला का जो पैसा है,
जहां पे पैसे का फ्लो है वो देखता है। करप्शन के केसेस भी ईडी नहीं देखता है। जहां पे हवाला का पैसा आता है वही केस ईडी देखता है। करप्शन के केसेस आपका सीबीआई देखता है। तो सीबीआई भी टॉप लेवल के केसेस देखता है। और सीबीआई की एक खास बात बताता हूं, मैंने आपको उस दिन ईडी वाली वीडियो में बताया था कि ईडी के जितने केस रजिस्टर होते हैं तो उसमें 2015 तक जो था ना, 2004 से 15 तक वो 0% कन्विक्शन रेट था। और 2015 से 23 तक शायद 6, 7, 8 केस थे ऐसे जिनमें कन्विक्शन हुआ है। सीबीआई 65 से 70% केसेस में कन्विक्शन होता है। यानी कि अगर सीबीआई ने किसी पे आरोप लगाया है तो मान के चलिए गया गया बंदा भाई, कोर्ट फिर उसको छोड़ता नहीं है। जनरली ईडी वैसे यूज करा जाता है एक टूल के तरीके से, क्योंकि इसीलिए वहां पे कन्विक्शन भी कम है। लेकिन सीबीआई सबसे ज्यादा निष्पक्ष बताया जाता है और यही कारण है कि 65 से 70% कन्विक्शन है, जो कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इतना परसेंट कन्विक्शन कहीं नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। ठीक है, तो सीबीआई इसीलिए ऑनेस्ट भी माना जाता है रिलेटिवली ईडी वगैरह से ज्यादा। मतलब ईडी वगैरह पर अक्सर करके ये आरोप लगते रहते हैं कि गवर्नमेंट का टूल है, गवर्नमेंट का टूल है, लेकिन सीबीआई एक निष्पक्ष माना जाता है आज भी। उसका कारण यही है कि उसका कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो जॉब है वो फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, और विजन इसमें 6/6 मांगा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। तो इसमें विजन जो है 6/6 चाहिए होता है, जैसे पुलिस वगैरह में चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा गर्ल्स वगैरह के लिए भी ये उतनी सूटेबल जॉब नहीं है, तो गर्ल्स के लिए भी नहीं है। बाकी स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस इनको मिलता है, या रिस्क अलाउंस बोल सकते हैं, सिक्योरिटी अलाउंस बोल देते हैं वैसे, जो कि 20% होता है बेसिक पे का, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था। ठीक है, इसके अलावा हेक्टिक शेड्यूल भाई इनका होता है, ये नेगेटिव बात है थोड़ी सी। इसके अलावा इनका कोई नो फिक्स ऑफिस आवर्स, यानी कि इनके ऑफिस आवर्स फिक्स नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, ये बिना यूनिफॉर्म के रहते हैं, ये सिविल ड्रेस की एक जॉब है और किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है, रेड्स पे जा सकते हैं कहीं पे भी। ऑल इंडिया ट्रांसफर होते हैं, हालांकि आप पाओगे कि ऑल इंडिया ट्रांसफर्स में भी ऐसा नहीं कि किसी गांव में ट्रांसफर हो गया। सीबीआई के ऑफिस सामान्यतः हर राज्य की राजधानी में होते हैं, हालांकि राजधानी के अलावा भी कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे ऑफिस इनके हैं। तो ऑल इंडिया में हर जगह ट्रांसफर आपके हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आपका ट्रांसफर कहां रहेगा, दिल्ली में, क्योंकि मैक्सिमम स्टाफ इनका दिल्ली में होता है। अगर हम आगे बात करें वर्क प्रोफाइल क्या है, तो इनको ना कुछ पार्ट्स में बांट रखा है, कुछ ब्रांचेस में बांट रखा है। जैसे एक है एंटी करप्शन ब्रांच। एंटी करप्शन ब्रांच का काम होता है जितने भी राजनेता हैं, जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, इन अधिकारियों पे चल रहे केसेस की जांच करना। जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जितने भी घोटाले किए जाते हैं उन सब की जांच करती है ये एंटी करप्शन ब्रांच। ये इन्वेस्टिगेट करता है, ये रेड करते हैं, रेड मारते हैं, पूरा के पूरी लोगों के घर से पैसे निकालते हैं रेड मार मार के। और इनका काम होता है करप्शन को स्टॉप करना, भाई कैसे करके करप्शन को रोका जाए। ठीक है, दूसरा आपका होता है एंटी करप्शन यूनिट बोल देते हैं, इसका इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, जो कि स्कैम जो होते हैं ना बड़े लेवल के, उनकी जांच करते हैं। ये एंटी करप्शन ब्रांच जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जांच करते हैं, और ये बड़े लेवल पे स्कैम्स की जांच करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होता है जिसको ईओडब्ल्यू बोल देते हैं। ये हमारी दिल्ली पुलिस के अंदर भी एक विंग होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, स्कैम जो कि बैंक रिलेटेड होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड जो क्राइम होते हैं, उनकी जांच ये करते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जिसको ईओडब्ल्यू बोला जाता है। इसके अलावा इनकी एक स्पेशल क्राइम ब्रांच होती है जिसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ हीनियस क्राइम्स, मर्डर के जो हीनियस क्राइम हो गए, रेप के केसेस हो गए, ठीक है, अरेस्ट करना लोगों को, मर्डरर्स को अरेस्ट करना, हाई प्रोफाइल जो क्रिमिनल्स होते हैं, हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं, उनकी जांच करने के लिए ये स्पेशल क्राइम ब्रांच होती है। इसके अलावा भाई जो जो आपकी ना इंटरपोल की पुलिस होती है, उसका काम भी इंडिया में सीबीआई करता है। यानी कि इंटरपोल के बिहाफ पे भी कौन काम करता है, सीबीआई। तो रिलेटेड टू क्रिमिनल्स हाइडिंग इन अदर कंट्रीज, सो इंटरपोल से बेसिकली कोऑर्डिनेट करके भी यही लोग काम करते हैं। और साइबर क्राइम ब्रांच भी इनकी एक यूनिट है, जो साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, उसके लिए भी सीबीआई की एक यूनिट है, तो स्टॉप साइबर क्राइम। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस सब में है तो आप इस वाली ब्रांच में इसमें जा सकते हैं। तो ये इसकी टोटल वर्क प्रोफाइल है। इनको बहुत सारी पावर्स हैं। ये किस एक्ट के तहत काम करते हैं, तो आपके नॉर्मल जो पुलिस के एक्ट हैं, जैसे कि सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, वही सारे एक्ट इनके लिए भी काम करते हैं। ठीक है, प्रमोशंस की अगर बात करें, सब इंस्पेक्टर आप भर्ती होते हैं, लगभग 5 से 6 साल आपको सब इंस्पेक्टर रहना है। जनरली आप पाओगे बाकी पुलिस में, जैसे दिल्ली पुलिस में भाई साहब 15 साल लग जा रही हैं इंस्पेक्टर बनने में, 12 से 15 साल तो सिर्फ इंस्पेक्टर बनने में लग जाती हैं। उसके बाद में जब आप इंस्पेक्टर रह लेते हो 4-5 साल, तब आपका एसएचओ लगने का नंबर आता है। लेकिन सीबीआई की ठीक बात यह है कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर सिर्फ 5 से 6 साल में बन जाओगे। हालांकि इंस्पेक्टर बनने में वैसे कहते 10 से 12 साल है, लेकिन 15 तक लग जाती है यहाँ पे भी।
ठीक है। उसके बाद में इंस्पेक्टर के बाद में आप डीएसपी लगते हैं, जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, डीएसपी। ये आप 12 से 15 साल में बन जाते हो। इसके बाद में आप 7-8 साल काम करके आगे एडिशनल डीएसपी बन जाते, मतलब एडिशनल एसपी बन जाते हो, एएसपी जिसको बोल देते हैं। उसके बाद में आप एसपी भी बन सकते हो। सामान्यतः आप यहीं तक पहुंच पाते हो, या तो यहां तक या यहां तक, मैक्सिमम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा अच्छी किस्मत लेके आए होते हैं वो यहां तक भी पहुंच जाते हैं। उसके अलावा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आपका होता है डीआईजी, और इसके अलावा आपका जो डायरेक्टर होता है इंस्पेक्टर जनरल, जो टॉप पोस्ट पर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरे के पूरे प्रमोशन से रैंक्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप मेरे भाई पर्क्स क्या है, तो वो सारी चीजें हैं। कुछ आपको लिमिटेड मोबाइल फोन्स का बिल भी मिलता है, पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है जो कि इनकम टैक्स में था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। मेडिकल की फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनसेशन आपको मिल जाता है। तो ये आपके कुछ पर्क्स हैं। बाकी जो सरकारी नौकरियों में होते हैं वो सारे के सारे हैं। इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या है, लगभग 8 से 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। 1 वीक की आर्म्स ट्रेनिंग होती है, उसके अलावा नॉर्मल होती है। आर्म्स ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, हथियारों का खोलना, जोड़ना, ये सब सिखाया जाता है। जैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है ना, जैसे हमारी भी हुई थी, मतलब 30 सेकंड के अंदर ना आप पिस्टल को, गलॉक को, किसी भी को खोल के रख दोगे और लगा भी दोगे। 30 सेकंड के अंदर उसके कई पुर्जे कर सकते हैं, इतना फास्ट हाथ हो जाता है। मेरा भी हो जाता था, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट हो जाता है। तो वही 1 वीक की आर्म्स ट्रेनिंग होती है, जहां पे अगर हथियार में कोई कमी भी आ जाए छोटी मोटी, तो आदमी खुद से सही कर पाए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका वेपन मिलता ही है, तो इसमें आर्म्स ट्रेनिंग होगी ऑब्वियस सी बात है। 8 से 9 महीने आपकी किस चीज की ट्रेनिंग चलती है मेरे भाई, टोटल आपके जो लॉज हैं, जितने भी क्राइम के लॉ हैं, वो सब पढ़ाए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है वो सब सिखाया जाता है। तो इंटेरोगेशन सिखाते हैं, इंटरव्यू टैक्टिक्स सिखाते हैं, आपके कोवर्ट यानी कि हिडन ऑपरेशन सिखाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, आपके स्किल डेवलप करवाते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन में और रिपोर्ट राइटिंग में काम आए, रेड वगैरह कैसे कंडक्ट करनी है इफेक्टिवली, ये सब सिखाया जाता है। अगर आगे बात करें तो पावर क्या क्या है, सीबीआई हैज द पावर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट की पावर है, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन की, इंटेरोगेशन की, ये सब पावर होती है सीबीआई की। अगर हम बात करें एफएक्यूज क्या है, आप लोग जो अक्सर करके पूछते रहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं क्या सीबीआई को यूनिफॉर्म मिलता है, तो द आंसर इज नो। यूनिफॉर्म वाली जॉब नहीं है ये, बिना यूनिफॉर्म वाली जॉब है। ट्रांसफर होता है या नहीं, तो इस जॉब में ट्रांसफर हो सकता है, ऑल इंडिया ट्रांसफर मिल सकता है आपको, जनरली आपकी रिक्वेस्ट पे मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात ऐसी नहीं है, ठीक है। क्या सीबीआई मतलब प्रेफरेंस भरवाते हैं, मतलब ये क्या सीबीआई को वेपन मिलता है, डिपेंड करता है, जनरली डेस्क जॉब पे नहीं मिलता है, और अगर आप फील्ड जॉब में है तो मिल जाता है आपको, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सीबीआई किस ब्रांच में काम करते हैं, फील्ड वर्क में मिलता है, डेस्क जॉब वालों को नहीं मिलता है। क्या 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो जी हाँ बिल्कुल 13 महीने की सैलरी मिलती है, इस बात में कोई शक नहीं है।